नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सियासत के महाझमेले में फंसे महाराष्ट्र में आज किसका मंगल होगा, इसके लिए आज पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पर महाफैसला सुनाएगा। कोर्ट ने कल कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की तरफ से तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग की गई थी। गठबंधन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को 154 विधायकों के समर्थन पत्र भी दिखाए और फडणवीस सरकार को अल्पमत में होने का दावा किया था। वहीं शाम को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने होटल ग्रैंड हयात में अपने 162 विधायकों की परेड कराकर बहुमत होने का दावा किया। इस परेड में एनसीपी के 53 विधायक शामिल थे। वहीं दूसरी फडणवीस सरकार बहुमत के जुगाड़ में लगी है। और बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन विपक्ष के तेवर को देखते हुए आज भी हंगामे के आसार हैं। कल दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विपक्षी खेमे के विधायक हंगामा करते नजर आए। विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटी है। तेजस्वी के एक बयान से सियासी हलके में सनसनी मची हुई है। तेजस्वी ने दावा किया है कि अगर आरजेडी चाहती तो मुख्यमंत्री पार्टी का ही होता और सुशील मोदी डिप्टी सीएम होते। हालांकि जेडीयू, बीजेपी ने इसे झूठ करार दिया है। क्या बीजेपी आरजेडी में चल रही थी बातचीत? क्या आरजेडी के साथ सरकार बनाना चाहती थी बीजेपी? क्या बीजेपी ने दिया था तेजस्वी को सीएम पद का ऑफर? अगर हम लोग समझौता कर लेते तो सुशील मोदी जिस पद पे हैं अभी उसी पद पे होते, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे कोई राष्ट्रीय जनता दल का व्यक्ति होता। तेजस्वी के बयान के बाद ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में तैरने लगे हैं। हर कोई इन सवालों के जवाब तलाशने लगा। फिर तेजस्वी ने सफाई दी, कहा हमने ऑफर की तो बात ही नहीं की, हमने तो बस इतना बताया कि सिद्धांतों से समझौता कर लेते तो क्या होता। कि राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक विचारधारा, सिद्धांत और नीति से समझौता नहीं किया। अगर हम लोग समझौता कर लेते तो सुशील मोदी जिस पद पे हैं अभी उसी पद पे होते, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे कोई राष्ट्रीय जनता दल का व्यक्ति होता। हम लोगों ने कभी भी नीति, सिद्धांत और विचार से समझौता नहीं किया और ना हम करेंगे। तेजस्वी ने सफाई दी, फिर भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या आरजेडी के साथ सरकार बनाना चाहती थी बीजेपी। तेजस्वी के बयान के बाद चर्चा तेज हुई तो कांग्रेस ने कहा हमें कुछ नहीं पता। जेडीयू और बीजेपी ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं। वो तो उनका अंदरूनी मामला है, क्या कैसे पता, हमको नहीं पूरी जानकारी। अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है, कोई आदमी किसी को रोक सकता है। 4 पैर वाले को तो बांध के रखता है, 2 पैर वाले को कौन बांध के रखता है। ऑप्शन खुला हुआ है, जहां मर्जी है वहां अपना विचलन करें, जहां मर्जी है वहां जाएं। सरासर गलत बोल रहे हैं। ये अपने चेहरे को चमकाने के लिए किसी भी स्तर पर गिर के किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाले को कतई स्वीकार नहीं कर सकता। बीजेपी और जेडीयू नेता इसे झूठ बता रहे हैं और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर सवाल है कि जब कोई ऑफर था ही नहीं, ऐसी कोई बात चल ही नहीं रही थी, तो इस समय तेजस्वी ने इस बात का जिक्र क्यों किया? क्या तेजस्वी बयान देकर माहौल बना रहे थे? क्या बयान देकर नीतीश पर दबाव बना रहे थे तेजस्वी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आज से पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आमरण अनशन करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि राज्य की नीतीश सरकार शिक्षा विरोधी है और मनमाने ढंग से शिक्षा के साथ
खिलवाड़ कर रही है। कुशवाहा ने खासकर केंद्रीय विद्यालय को लेकर सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया है और इसी मुद्दे पर आंदोलन में और भी विपक्षी दलों से सहयोग मांगा है। कुशवाहा का आरोप है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद भी 2 जिलों औरंगाबाद और नवादा में अब तक केंद्रीय विद्यालय नहीं बन पाए हैं, जिसके लिए सीधे सीधे बिहार सरकार जिम्मेदार है। 26 नवंबर से हम आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत है भारत सरकार की ओर से, पिछले साल से बिहार की सरकार को कुछ औपचारिकता पूरी करनी है, नहीं कर रही है, जिसके चलते विद्यालय नहीं खुल रहा है। साथ ही साथ बिहार में जो टेम्पररी बिल्डिंग में केंद्रीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं और जो परमानेंट बिल्डिंग में केंद्रीय विद्यालय है, दोनों का सरकारी आंकड़ा है कि परमानेंट बिल्डिंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं, औसतन एक स्कूल में लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और टेम्पररी बिल्डिंग में जहां स्कूल चल रहा है वहां औसतन 400-450 बच्चे पढ़ते हैं। गया में एक बार फिर मानवता दम तोड़ गई, वो भी बीच सड़क पर। घटना मोहनपुर के अमसोत गांव के पास की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वो वहीं पर गिर गया और सड़क पर तड़पने लगा। लेकिन रास्ते से गुजर रहे कई लोगों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। कुछ लोग उसका नाम पता पूछकर आगे बढ़ गए तो कुछ वीडियो बनाने में व्यस्त रहे, लेकिन किसी ने भी इस जख्मी युवक को अस्पताल ले जाने की पहल नहीं की। काफी देर बाद परिजनों को घटना की सूचना मिली तो बाइक से ही उसे गंभीर हालत में 12चट्टी पीएचसी लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक इरशाद इटरा गांव का निवासी था और मोबाइल दुकान चलाता था। अगर इस भीड़ में कुछ लोगों ने पहले थोड़ी भी संवेदना दिखाई होती तो शायद इस युवक की जान बच सकती थी, लेकिन लोगों ने इस युवक का इलाज कराने से ज्यादा वीडियो बनाना जरूरी समझा। और इस घटना के बाद से न्यूज 18 एक बार फिर से सवाल उठा रहा है कि समाज को आखिर क्या हो गया है, आखिर क्यों समाज इस तरह से संवेदनहीन बनता जा रहा है। गोली लगे इंसान के प्रति ये कैसी संवेदना है कि लोग नाम पता पूछ लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाते। मदद के लिए आखिर लोग क्यों नहीं आगे आते, क्या वजह है इसकी। हर मौके पर फोटोग्राफर क्यों बन जाते हैं लोग। पुलिस और एम्बुलेंस को फोन आखिर क्यों नहीं किया गया। क्या लोगों में पुलिस का डर होता है, क्या सामाजिक दायित्व भूल चुके हैं लोग। ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद से न्यूज 18 उठा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर का शहरी इलाका एक बार फिर सोमवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। बेखौफ अपराधियों ने आधे घंटे में करीब 3 किलोमीटर के भीतर एक बैंक गार्ड की बंदूक लूटकर हत्या कर दी। वहीं एक युवक को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों ही घटना अहियापुर थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक सवार 4 अपराधियों ने शेखपुर माई स्थान के पास रविरंजन नाम के एक युवक को गोली मार दी। इस घटना से पुलिस अभी संभली भी नहीं थी कि अपराधियों ने यहां से करीब 2 किलोमीटर दूर पीएनबी के एक गार्ड रघुनाथ शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया यह जा रहा है कि अपराधियों ने गार्ड की बंदूक छीनने की नियत से उसकी हत्या की। फिलहाल दोनों ही घटना में पुलिस छानबीन कर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। इनकी स्थिति अभी गंभीर है। कौन लोग मारा है, कुछ पता चल पाया? जी ना सर, हम लोग तो ग्रामीण, हम लोग तो देखने आए हैं। हम लोग को कोई तो विवाद है पहले से किसी से? नहीं, इनके साथ कोई विवाद नहीं है। ऐसे से दुश्मन था, सब में झगड़ा करता था, गोली बंदूक लेके आता था, ननकी पता था कि मार देंगे। हे भगवान, हे भगवान, हे महादेव। 2 घटना है जी। खोखा का मिला है मौके से? यही में तो खोखा मिला है। क्या खोखा मिला? 2 को मिला है। क्या कार्रवाई होगी आगे? 2 गोली की घटना हो गई, एक की मौत हो गई। हाँ, ये कार्रवाई चल रही है। कैमूर में एक लड़की के साथ गैंगरेप और वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने न सिर्फ सड़क पर आगजनी की, बल्कि कई दुकानों और बाइक को आग के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले को शांत करा लिया। बवाल कर रहे लोग
बलात्कार के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। बवाल के बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच शांति समिति की बैठक की और लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और लोग शांति बनाए रखें। मामले में बाकी 2 आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और आपको कहीं भी कोई संशय हो तो प्रशासन के टच में रहें और हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। आप लोग आपस में सौहार्द बनाए रखें, शांति बनाए रखें। बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी तो 2-3 दिन के अंदर हम लोग उसकी कुर्की जब्ती भी करेंगे और उसके जो भी संभव होगा वो हर संभव प्रयास करेंगे और घटना का स्पीडी ट्रायल करा के हम लोग सजा भी दिलाएंगे। बिहार में वैसे निगम और बोर्ड जो घाटे में चल रहे हैं या जिनके पास कोई काम नहीं है, बंद होने वाले हैं, क्योंकि इनके संचालन पर भारी भरकम पैसा खर्च होने के बावजूद इनसे ना तो इसका कोई फायदा मिलता है, ना ही दिए गए पैसे का हिसाब मिल रहा है। बिहार में वित्तीय गड़बड़ी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुके कई निगम और बोर्ड का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 74 में से कई निगम और बोर्ड सिर्फ कागजों या बंद कमरों में चल रहे हैं। और यह हाल तब है जब इनके संचालन और इनसे काम लेने के लिए सरकार हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए देती है। फिर भी ये निगम न सिर्फ फायदे से कोसों दूर हैं, बल्कि कई के पास तो कोई काम भी नहीं। जो आकारशील है, जो लेखा जोखा प्रतिवर्ष नहीं दे रहा है और फिर भी कार्यशील है, तो क्यों नहीं इसको समाप्त कर दिया जाए। और काफ़ी सोच विचार करके जब समिति पूर्ण निर्णय लेंगे तो सरकार को मैं अनुरोध करेंगे। विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति ने इसका खुलासा किया है। इन निगम और बोर्ड में भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई है। सालों में इन बोर्ड और निगम ने खर्च का कोई ब्यौरा नहीं दिया है, लिहाजा महालेखाकार से ऐसे निगम और बोर्ड के बंद करने पर चर्चा हो रही है और जल्द ही सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इन सबके बीच हैरानी की बात यह है कि सभी पार्टियों और गठबंधनों की सरकारों ने इन निगम और बोर्ड का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और लंबे अरसे तक निगम बोर्ड के शीर्ष पदों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब सभी एक सुर में ऐसे निगम और बोर्ड को बंद करने की वकालत कर रहे हैं। कुछ ही इस तरह का जो है कमेटी वो काम कर रहा है। यदि रिपोर्ट सही आता है, बात बनती है तो रहना चाहिए, अदरवाइज इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। आप बनाए हुए हैं मंत्रालय, वो कंट्रोल करने से फेल हो रहा है, कॉर्पोरेट बॉडी आप बना देते हैं, जो मुख्यमंत्री आता है वो कॉर्पोरेशन बना देता है। पैसे का अपना ब्यौरा दे ही नहीं रहे थे कि कहाँ खर्च किया, फिर भी लगातार वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी पदाधिकारी दोषी है, जो भी मिनिस्टर्स या जो भी राजनेता दोषी है, उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के जो फायदे में नहीं है या जो काम नहीं कर रहा है, वैसे निगम बोर्ड को बंद कर देना ही ज्यादा उचित होगा। वो सफेद हाथी केवल बन करके न रह जाए। माना कि सफेद हाथी हो चुके निगम और बोर्ड को बंद करने से सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और बचे हुए पैसों का कहीं और इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल ये है कि हर बात पर एक दूसरे की टांग खींचने वाले सियासी लोग निगम और बोर्ड को बंद करने पर एकमत क्यों दिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सफेद हाथी हो चुके निगम और बोर्ड को बंद करने की आड़ में वित्तीय अनियमितता की फाइलों को दफन कर ये लोग अपने अपने नेताओं को बचाने की तरकीब ढूंढ रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। एक साल पहले पटना के लगभग सभी मुख्य सड़कों को मधुबनी पेंटिंग से पाट दिया गया। पूरे बिहार से मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों ने कई दिनों तक पटना में पेंटिंग की। पटना वासी से लेकर बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी यह गर्व की बात हो गई, लेकिन एक साल के भीतर ही इसका बंटाधार हो गया है। हाथों में पेंट और ब्रश लिए ये कलाकार जिस लगन के साथ पटना की दीवारों को खूबसूरत बनाने में जुटी है, इन्हें क्या मालूम है कि कल इनकी कला का कोई कदरदान होगा भी या नहीं। विश्वास नहीं हो रहा है तो पटना की इन दीवारों को गौर से देख लीजिए। पटना के जिन दीवारों को एक वर्ष पहले सजाया संवारा गया था, आज उसका हश्र ये हो चला है कि पेंटिंग पर कहीं पोस्टर लगा दिए गए हैं तो कहीं दीवारों की पपड़ी झड़ने से वो बदसूरत हो गई है। हम लोगों का भी मतलब बनता है कि उसका रखरखाव किया जाए। जैसे भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेंटिंग के ऊपर पोस्टर वगैरह लगाया है,
तो ये थोड़ा सा हम लोगों का भी देन है और गवर्नमेंट को भी इसकी सुरक्षा के बारे में सोचा जाए। हाँ, तो बारिश की वजह से खराब हुआ है, फिर से बनाइए, सुंदर बना दीजिए, बच्चे लोग के लिए भी अच्छे हैं। दीवारों पर विज्ञापन के पोस्टर और सिर्फ जल जमाव से ही पेंटिंग खराब नहीं हुई है, बल्कि पटना की इस शान पर कालिख पोतने में सरकारी महकमे ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पाटलिपुत्र खेल परिसर की दीवार से सटे फ्लावर बेड बनाकर पेंटिंग को 2 फीट तक ढक दिया है, जो आम लोगों को भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ्लावर बेड फिलहाल कचरे का डंपिंग यार्ड ही साबित हो रहा है। लोग देख रहे हैं ढका हुआ है तो कुछ दिखता भी नहीं है, अजीब सा फील होता है कि पेंटिंग तो किया पर बर्बाद हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 2 साल पहले हम लोग यहाँ पे खेलने आते थे तो देखते थे कि पाटलिपुत्रा स्टेडियम बहुत अच्छा लगता देखने में, लेकिन 1-2 साल पहले से यहाँ मतलब कि पेंटिंग करके ये नाली की तरह बना दिया, वो बहुत बेहदा लगता देखने में। जिस समय यह अभियान चल रहा था तब नगर निगम के अधिकारियों ने यह दावा किया था कि पेंट की गुणवत्ता इतनी अच्छी होगी कि अगले 3 से 5 वर्षों तक इसकी चमक बरकरार रहेगी, लेकिन सिर्फ 1 साल में ही निगम का झूठ सबके सामने आ गया। बिहार सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत करीब साल भर पहले पूरे पटना में मधुबनी पेंटिंग्स बनवाए थे, लेकिन अब उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। कहीं दीवारों के रंग उड़ गए हैं, तो कहीं पोस्टर चिपके हैं, तो कहीं सरकार ने कोई और योजना खड़ी कर दी है। कैमरामैन मनोज के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज किया। मेले में 13 राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार ने वैश्विक स्तर पर बन रही राजगीर की नई पहचान की चर्चा की और राजगीर के विकास को और आगे ले जाने का संकल्प लिया। 5 पहाड़ियों से घिरे राजगीर की खूबसूरत वादियों के बीच गुलाबी सर्दी में 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज हो चुका है। संगीतमय शाम और सर्वधर्म समभाव का संदेश के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महोत्सव का आगाज किया। महोत्सव 27 नवंबर तक चलेगा, लेकिन ग्राम श्री मेले में लगाए गए 146 स्टॉल 1 दिसंबर तक रहेंगे, जिसमें देश भर की संस्कृति और स्वाद मिल रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर लगातार अपनी नई पहचान बना रहा है। ये जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नहीं, उससे भी ऊपर इसका स्तर होगा। और यहाँ पर दुनिया भर में अगर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके समाधान का भी प्रयास होगा। तो राजगीर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होने जा रहा है, और अब किस तरह से एक एक काम को किया जाता है, लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। राजगीर में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना और घोड़ा कटोरा का जीर्णोद्धार के बाद अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जू सफारी और ग्रीन सफारी पर भी तेजी से काम चल रहा है। वह गुरु नानक देव जी महाराज से जुड़े शीतल कुंड के जीर्णोद्धार के साथ ही वहां पर एक भव्य गुरुद्वारा भी बनाया जा रहा है। और इस साल के अंत में राजगीर में ही 3 दिवसीय 550वां प्रकाश पर्व भी होने जा रहा है। हम सब लोगों को कहेंगे, सभी राजगीर निवासियों को, अगल बगल के लोगों को, नालंदा के निवासियों को हम यही कहेंगे, ध्यान रखिएगा, अनेक जगहों से लोग आएंगे वहां पर 550वें प्रकाश पर्व के आयोजन में आएंगे, यहां पर पधारेंगे। और जैसे सबका स्वागत और अभिनंदन पटना में किया गया था, उसी तरह से स्वागत और अभिनंदन यहां राजगीर में जरूर कीजिएगा, ये हम सबसे आग्रह करेंगे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री के ऋषि ने कहा कि राजगीर एक बार फिर अपनी वैश्विक पहचान बना रहा है। तो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने आंकड़ों से बताया कि हाल के दिन में देश में गोवा के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक बिहार आ रहे हैं। वह महोत्सव के पहले दिन मशहूर गजल गायक पंकज उदास ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसका सीएम नीतीश कुमार ने भी लुत्फ उठाया। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। राजगीर से न्यूज़ 18 के लिए नीलकमल की रिपोर्ट। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।